जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम एक इंग्लिश ग्रामर की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के चल रहे हैं, एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। तो ये उसी सीरीज़ का अगला लेक्चर है। तो अगर आपने पिछले सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो शायद आज मैं जो बताऊं वो आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो पहले आप उन सब लेक्चर्स को देख लीजिए एक बार, और अगर आपको उतना आता है तो शायद आज मैं जो बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने आपको टेंस चार्ट तक ख़त्म करके दिया था। अब उस टेंस चार्ट को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, लेकिन अब उसको टुकड़ों टुकड़ों में हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो वो जो टुकड़े टुकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो फिर आपको वो चीज़ समझने में आसानी होगी। अब देखिए, टेंस यानी कि टेंस मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है जी? काल, जिसको हम क्या भी कह देते हैं, हम समय कह देते हैं। तो ये तीन होते हैं, ये आपको बताया था, ये आपको पता भी है, इसमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो भैया प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और एक होता है आपका फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और कोई भी सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? तो वो हम पहचानते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। अब देखिए, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स जो इसमें यूज़ होती हैं, जो टेंस के अनुसार यूज़ होंगी, वो ये यूज़ होती हैं। इज़, एम, आर है, वाज है, आपका वर है, उसके बाद हैव, हैज़, हैड, और एक आती है आपकी विल। बस यही जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी जो है इन सारे के सारे टेंस में यूज़ हो जाती हैं, और इनसे ही हम पहचान लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें जो वर्ब का फंडा है वो हम समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो 5 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है ING। और ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव, हैज़, हैड, इनके बाद हमेशा लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो विल हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद हमेशा लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के ज़रिए हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझ सकते हैं, और उसका पूरा चार्ट तैयार कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के ज़रिए। अब देखिए, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कई बार बताया है कि बातें 4 तरह की होती हैं। एक वो जिनमें काम के बारे में पता चलता है, दूसरी वे जिनमें काम जारी होता है, तीसरे वे होते हैं जिनमें काम के पूरे होने का एहसास होता है, और चौथी तरह की बातें वे होती हैं जिनमें एक समय बीत गया होता है और काम अभी भी जारी होता है। तो अब देखिए, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए अगर मैं पहली तरह की बात लेता हूँ जिसमें काम का पता चलना होता है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट में सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज़ करते हैं। अभी इसको ऐसी समझ लीजिए बस खाली। और ये जो पास्ट है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन दोनों चीज़ों को अभी आप छोड़ के चलिए, क्योंकि मैं अभी इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पहले जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है उसको चर्चा कर ले रहे हैं। फ्यूचर में जब किसी काम के बारे में पता चलता है तो सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, और मैंने आपको बताया विल के साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये काम के बारे में पता चलने की हमने एक कंडीशन पर गौर कर लिया है, वो है फ्यूचर की। अभी हम पास्ट और प्रेजेंट को छोड़ के चल रहे हैं, इसको बाद में समझेंगे। अब अगली कंडीशन क्या होती है? जब हमें पता चलता है कि काम का है जारी है, तो काम के जारी होने के लिए हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर का। अब इसमें जो इज, एम, आर है, इन तीनों का तो यूज़ होता है प्रेजेंट में, वाज और वर का यूज़ होता है पास्ट में। तो अगर प्रेजेंट की बात करूं तो क्या यूज़ होगा? सब्जेक्ट, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है ING। पास्ट में क्या आ जाता है? पास्ट में सब्जेक्ट प्लस फिर उसके बाद में या तो वाज आता है या फिर आपका आता है वर। आराम से लिख देते हैं इसको। तो या तो आप वाज का यूज़ करते हैं या वर का, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है आपकी ING। अब देखिए, रहा रही के लिए, ये बात मैंने कल भी बताई थी कि रहा रही के लिए हमको ING की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ ING आती है, उनके तो हमने प्रेजेंट में और पास्ट में यूज़ कर लिया। अब क्या बचा? फ्यूचर। तो फ्यूचर में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, विल। तो अब हमें विल से ही क्या बनानी है? ING वाली फॉर्म बनानी है। तो विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं यहाँ फर्स्ट फॉर्म के रूप में लगा देता हूँ बी, और बी लगाने के बाद मैं लगा दूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो ये बन गई ING वाली फॉर्म। बनाना आना चाहिए, अगर बनाना नहीं आएगा तो नहीं समझ पाओगे।
तो प्रेजेंट के लिए हमने क्या यूज़ करा, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ये वाली हेल्पिंग वर्ब में से। फिर इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में से हमने दो ली जो हमने वाज और वर के रूप में यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगाई, और फ्यूचर में हमें ING लानी है क्योंकि रहा रही का सेंस है, यानी कि काम जारी होने के लिए। तो हम विल को ही हेल्पिंग वर्ब मानेंगे और विल के साथ लगाएंगे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, और फिर उसके बाद लगा देंगे ING, तो ये ING वाली फॉर्म बन जाती है। फिर इसके बाद आता है आपका काम के पूरे होने का जो पता चलता है। अब देखिए इसमें हैव और हैज़ जो है ये प्रेजेंट में यूज़ हो जाता है, सब्जेक्ट उसके बाद या तो हैव आएगा या फिर हैज़ आएगा और लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसी पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं, तो हम सब्जेक्ट के साथ लगा देते हैं यहाँ पर हैड और लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फिर से हमको फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर से हमें विल का ही यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट हमने यूज़ किया और मैं आपको बता चुका हूँ कि काम पूरा होने के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब विल के साथ कौन सी फॉर्म आती है जी, फर्स्ट, ठीक है। तो विल के साथ फर्स्ट के रूप में अगर मैं ये लगाऊं तो फिर ING लगानी पड़ेगी, लेकिन मैं विल के साथ यूज़ कर लूँगा हैव का, क्योंकि हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है काम पूरा होने के लिए। तो भैया हैव का यूज़ किया। अब हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लो जी सेम हो गया, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ ING, यहाँ ING, यहाँ भी ING, यानी काम पूरा होने की जो कंडीशन है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है काम पूरा होने के लिए, वो हमने लगा दी है। अब बात आती है कि भाई काम एक समय बीत गया है और काम अभी भी जारी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं, सेम चीज़ यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के लिए हम लगाते हैं हैव और उसके साथ जोड़ते हैं हम बीन। ये क्यों लगा रहे हैं इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, एक समय बीत गया है और काम अभी भी जारी है, तो काम जारी है इसका मतलब कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो काम में क्या लाना पड़ेगा, हमें ING लानी पड़ेगी। और इतना समय बीत गया है तो ये काम पूरा हो गया है इतनी देर का, तो इतनी देर का पूरा हो गया तो हम हैव का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म। ये देखिए यही वाली कंडीशन को यहाँ है, यानी कि ये वाला जो रूल्स बनेगा ये इसे और इसको मिक्स करके बन रहा है। तो पहले इसको ले रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हमने बीन का यूज़ कर लिया, फिर हम लगा देंगे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो या तो हैव बीन हो जाएगा ये, या आपका हो जाएगा ये हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे हम ING। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ हम सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। अब हैड के साथ क्या लगा देंगे थर्ड फॉर्म के रूप में, बीन का यूज़ करेंगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे ING। अब फिर से यहाँ पे नहीं है तो फिर से हमको यहाँ विल के हिसाब से ही चीज़ें बनानी है, तो हमको बस इस रूल को देखो और बना दो। मेरे लिखने से पहले ही समझ जाइए क्या होगा, हैव के साथ क्या लगा दूंगा, मैं यहाँ लगा दूंगा हैव के साथ में बीन, और बीन लगाने के बाद मैं लगा दूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये बन गया लो टेंस चार्ट, इसी को आप टेंस चार्ट कह लीजिए। मैंने कल डायरेक्ट लिख के समझाया था, अभी मैं उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेकर कैसे उसको समझते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बस यही हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज़ होती हैं, ये ध्यान रखिए। इज़ MR ये प्रेजेंट में आ जाती हैं रहा रही के लिए, वाज वर रहा रही के लिए पास्ट में चला जाता है, और हैव हैज़ ये काम पूरा होने के लिए प्रेजेंट में आ जाता है, हैड जो है काम पूरा होने के लिए हैड मतलब पास्ट में आ जाता है। विल जो हेल्पिंग वर्ब विल के यानी कि फ्यूचर में सभी के लिए यूज़ की जाती है, फिर हम विल के हिसाब से ही वर्ब की फॉर्म लगा के या उसको एडजस्ट करके हेल्पिंग वर्ब के साथ में और सारे के सारे रूल्स बना देते हैं। तो टेंस चार्ट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए, अब इसको अलग से और समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना हुआ, ठीक है, मिटा नहीं रहे हैं, पहले देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक रूल्स मेकिंग का फंडा बताया था। तो रूल्स मेकिंग का फंडा क्या है, तो भैया जी रूल्स मेकिंग का फंडा क्या था, सबसे पहले आपको चाहिए होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद चाहिए होती है आपको वर्ब, ठीक है। दूसरे रूल में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ में जोड़ देते हैं आपका नोट और लगाते हैं वर्ब। अब वर्ब जो भी होगी वो हम देख लेंगे हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। तीसरे में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं शुरू में, उसके बाद हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, फिर नोट बचा है तो ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे वर्ब। चौथे में क्या करते हैं, इसी से पहले अपन लगा देते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और नोट की ज़रूरत है तो ठीक है भैया, नहीं तो सीधे सीधे वर्ब आएगी। अब देखिए ये रूल्स मेकिंग का फंडा है। अब इनमें से ध्यान दीजिए, ये भी आपको पता है कि हर एक बात को बोलने के 4 ढंग होंगे। कभी हम बात को हाँ में कहेंगे, कभी हम बात को मना करेंगे, उसको निगेटिव बनाएंगे, कभी हम उस पर कंफर्मेशन लेंगे ऐसा है या नहीं है, और कभी हम जो उस पर सवाल खड़ा करेंगे। अब आप देखिए, अब इसमें से कोई सा भी एक रूल ले लीजिए। मान लीजिए ये वाला रूल हमने लिया, ठीक है, हम ये वाला रूल अगर हम ले रहे हैं, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई इसके आप
रूल्स बनाइए। तो इसके 4 रूल बनेंगे नहीं बनेंगे? अगर मैं खाली इज को लूँ, सब्जेक्ट इज और आईएनजी, इसके भी 4 रूल बन जाएंगे। और मैं सब्जेक्ट एम आईएनजी लूँ, इसके भी 4 रूल बन जाएंगे। और फिर सब्जेक्ट आर आईएनजी लूँ, इसके भी 4 रूल बन सकते हैं, बड़ी आसानी से बन सकते हैं। वो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर जो भी आएगा उसका यूज़ कर लेंगे। तो हम इसके 4 रूल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या से बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो भैया सब्जेक्ट आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? इसमें से इज एम आर में से कुछ भी आ सकता है, तो हम तीनों ले लेते हैं। या तो इज आएगा, या एम आएगा, या फिर आपका आर आएगा, ठीक है। और फिर वर्ब की फर्स्ट में हम लगा देंगे सीधे सीधे आईएनजी। अब दूसरा रूल बनाइए, उसमें क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट यूज़ करते हैं। तो या तो इज के बाद में नोट लग जाएगा, या तो एम के साथ में, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके अनुसार इसमें नोट ऐड हो जाएगा और सीधे सीधे लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। अब इसका तीसरा रूल बनाइए, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी? आपकी शुरू में आ जाएगी। तो इज एम आर आपका आएगा शुरू में, प्लस बचा क्या इधर? सब्जेक्ट बचा। फिर इधर क्या बचा? आपका नोट बचा। अब नोट आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट में लगा देंगे आईएनजी। अब चौथे रूल बनाने के लिए क्या करेंगे? इसी रूल से पहले हम लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद इज आएगा आपका, या फिर आपका एम आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या आर आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अगर नोट की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये बन गए देखो इसके 4 रूल। इसी तरह से आप इनमें से किसी के भी 4 रूल आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं इसके भी 4 रूल बनाना चाहूँ तो आसानी से इसके 4 रूल बन जाएंगे। मुझको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, हेड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मना करूँगा तो सब्जेक्ट हेड नोट थर्ड फॉर्म। क्या मैं करूँगा? तो हेड सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ क्वेश्चन वर्ड हेड सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म। किसी के भी हम 4 रूल आसानी से बना सकते हैं। ये फंडा अपने को दिमाग में बिठा कर रखिए, क्योंकि टेंस चार्ट जब बनाया जाएगा तो टेंस चार्ट में आप अगर हर किसी के 4-4 रूल लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे। तो रूल्स नहीं याद करने हैं, उसको नहीं समझना है, हमको सिर्फ ध्यान किस पर देना है? रूल्स मेकिंग का जो फंडा है, बस इस चित्र को दिमाग में बिठाइए। मैं लगभग हर वीडियो में आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस चीज़ को दिमाग में बिठाइए। फिर इसमें से किसी भी तरह का कोई सेंटेंस आएगा उसको डायरेक्ट हम पहचानेंगे और डायरेक्ट बनाना हम उसको शुरू कर देंगे। तो ये इसकी दूसरी बात हुई। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे अगली बात बताता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ इस वाले फ्यूचर वाले सिस्टम में क्या है? सभी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपकी विल। तो यहाँ हमको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अब आप पास्ट में आ जाओ। पास्ट में अगर मैं इसमें देखूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट के ध्यान रखने की, और ना इसमें कोई ज़रूरत है। इसमें और प्रेजेंट के अंदर मुझे सब्जेक्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वो क्या ध्यान रखना है? वो मुझे ध्यान रखना है एक वचन और बहुवचन का, सिंगुलर और प्लूरल का। तो उसका क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। इसमें क्या है? इज एम आर है। तो क्या फंडा है? देखिए, इज यूज़ होता है आपका एक वचन के लिए, ठीक है, और हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है। उसी तरह से आपका जो एम है वो आपका यूज़ होता है आई के लिए। अब आई भी बहुवचन होता है, लेकिन हम उसको अब वचन न लिख के बस डायरेक्ट आई लिख देंगे, और इसकी हिंदी क्या होती है? आपकी हूँ होती है। इसी तरह से आर जो है, आर किसके लिए यूज़ होता है? आपका आर यूज़ होता है बहुवचन के लिए, और इसकी हिंदी होती है आपकी या तो हैं या फिर हो, ये इसकी हिंदी होती है। अब इसमें आ जाओ यहाँ, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे हैव और हैज़ है। तो अब इसको समझिए, तो जो आपका हैव है ये आपका यूज़ होगा बहुवचन के लिए, और हैज़ जो आपका यूज़ होगा ये यूज़ होगा आपका एक वचन के लिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी हैव बीन किसके लिए? बहुवचन के लिए, और हैज़ बीन किसके लिए? एक वचन के लिए। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो इसमें वाज और वर है, तो उसको समझ लेते हैं कि भैया वाज जो है वो आई के लिए प्लस, मतलब आई के लिए भी यूज़ होगा या एक वचन के लिए, इन दोनों के लिए आई का यूज़ करेंगे, और हिंदी में इसका अर्थ होता है था या फिर थी। उसी तरह से आता है आपका वर यूज़ होता है आपका बहुवचन के लिए, और हिंदी में इसकी हिंदी होती है थे। कहो बस थे ही होगी इसकी, और तो कुछ ज़्यादा नहीं होगी।
थे भी हो सकती है, बस यही होगी, थे या फिर थी। तो ये इस तरह से होती है। बाकी सब में क्या है, फिक्स है। देखिए यहाँ आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, यहाँ एक वचन हो या सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो, सबके लिए विल आएगा। यहाँ भी सबके लिए विल बी आएगा, यहाँ सबके लिए विल हैव आएगा, यहाँ सारे सब्जेक्टों के लिए विल हैव बीन आएगा। ऐसे ही यहाँ है सारे सब्जेक्टों के लिए, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के लिए हैड बीन आईएनजी आएगी। यहाँ भी सभी के लिए हैड और थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ क्या करना है, यहाँ आई के लिए और एक वचन के लिए वाज का यूज़ होगा और बहुवचन के लिए वर का यूज़ होगा। यहाँ इज़ एक वचन के लिए, एम आई के लिए और आर जो है वो बहुवचन के लिए यूज़ होता है। ऐसे यहाँ पे क्या है, हैव बहुवचन के लिए है, हैज़ जो है वो एक वचन के लिए, हैव बीन बहुवचन के लिए और हैज़ बीन जो है एक वचन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब हम बात कर ले रहे हैं इनकी, इन और दोनों, इन दोनों की बात करते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस वाले का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उसको मिटा कर आगे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं, ये जो दो आपकी चीज़ें बची हैं, इन दो का क्या मसला है। ये वाली जो दो हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यहाँ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये जो पहला वाला है, यहाँ दरअसल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ ना होने की वजह से यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ, या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस हमने यहाँ पे लिखा है। देखो ऐसे लिखा है, एस या ई एस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके लिए आएगी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे वो आएगी आपकी बहुवचन के लिए, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का जो चक्कर है वो आपका आएगा एक वचन के लिए, ठीक है। ये इसका फंडा है। ऐसे ही यहाँ आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, यहाँ सारे सब्जेक्टों के लिए आपको सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है और कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो ये इसका एक चक्कर हुआ। अब बात करते हैं इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं डू का। अब जैसे मैं इसमें डू हेल्पिंग वर्ब लगाता हूँ सब्जेक्ट, और मैं डू, और पहले रूल ही बना देते हैं चलो इसके। तो रूल्स मेकिंग के अनुसार सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। डायरेक्ट क्या आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का चक्कर आता है। दूसरा रूल बनाने के लिए मुझको क्या लगाना है, नोट। अब नोट किसके बाद लगता है, नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो मैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ यूज़ करता हूँ डू का, या फिर मैं यूज़ करता हूँ डज का। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ये डू का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस या ई एस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पहचान जाएंगे कि डू जो है वो बहुवचन के लिए आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, तो ये एक वचन के लिए आएगा। यानी कि डज जो है वो एक वचन के लिए आएगा, डू जो है वो बहुवचन के लिए आएगा। और मैं इसके साथ लगा सकता हूँ अब नोट। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यहाँ आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का चक्कर भी यहाँ आ गया। तो अब मुझे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस अब ये रूल बन गया। बस आपको पहले वाले ही रूल में ध्यान रखना है कि भाई बहुवचन सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म आएगी और एक वचन के लिए एस या ई एस का चक्कर है। और अगर निगेटिव है तो आपको ध्यान रखने की कोई दिक्कत ही नहीं है। डू नॉट बहुवचन के लिए, डज नॉट एक वचन के लिए, लेकिन वर्ब जो है वो फर्स्ट ही आएगी। अब इसका तीसरा रूल बना लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, या तो डू आएगा या फिर डज, ये बहुवचन के लिए और ये एक वचन के लिए, प्लस सब्जेक्ट बचा। नोट की ज़रूरत होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से अब क्या करना है, इसका चौथा रूल बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले हम लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो ये हो जाएगा डू या डज, जो भी आएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद में, डू या डज। उसके बाद आपका बचेगा भैया जी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बन गए इसके 4 रूल। लो तो अब हमने किसके बारे में बात कर ली, इस चीज़ के बारे में अब हमने बात कर ली कि भाई इस रूल का क्या फंडा है, काम का पता चलने का। वो सेंटेंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले टेंस चार्ट दिमाग में बिठा लीजिए ताकि सेंटेंस कहीं से भी आए वो तुरंत इससे किससे बन जाएगा। तो ये रूल था
इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। इसके रूल्स मेकिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये पहला रूल है, मना करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो भैया डू बहुवचन के लिए, डज एक वचन के लिए, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका क्या मतलब है, डज का मतलब यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस या ईएस लगा हुआ है। ये इस तरह से इसके जो है 4 रूल बन जाते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट लिखने के लिए। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में, ये जो सेकंड फॉर्म वाला फंडा है इसका कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, इसका ध्यान दीजिए थोड़ा सा। उसमें क्या है देखिए, डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट के साथ क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। इसका जो है रूल्स मेकिंग हम समझ लेते हैं। तो इसके रूल्स मेकिंग के लिए क्या है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ हम लगा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे आपका सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे आपका सब्जेक्ट बहुवचन हो, दोनों के लिए हमको क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म से पता चल जाएगा कि ये वाक्य जो है आपका पास्ट का है। अब इसका दूसरा रूल बनाने के लिए हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो जो अभी अभी हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की थी, डू यूज़ किया था। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। तो हम हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे डिड का। और चूंकि हमने हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई, सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई है, तो अब हमको बार बार सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लगा देंगे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी सारे सब्जेक्टों के लिए जब हम मना करेंगे तो डिड का यूज़ करेंगे, और डिड के साथ क्या आएगा आपका, नोट आएगा, और सीधे सीधे लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि सिर्फ पहले वाले रूल के लिए हमको सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगानी है, बाकी सब के लिए सेकंड वाले में डिड नोट का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे रूल के लिए क्या करेंगे, डिड को ले आएंगे शुरू में, बचा क्या आपका सब्जेक्ट बचा, फिर आपका जी नोट बचा, और डायरेक्ट आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उससे अगले के लिए क्या करेंगे, इसी रूल से पहले हम जोड़ देंगे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद क्या बचेगा आपका डिड बचा, उसके बाद सब्जेक्ट बचा, उसके बाद नोट, और वर्ब की आ गई फर्स्ट फॉर्म। ये लो जी, ये बन गए इसके आपके 4 रूल। ये किसका फंडा हो गया, इसका फंडा हो गया। अब मैं आपको टेंस चार्ट का पूरा सिस्टम जो है वो समझा चुका हूँ। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सेंटेंस लेंगे और उस सेंटेंस को दिमाग में क्लिक करेंगे कि वो किस में चला गया, और जैसे ही उसको पहचान लेंगे कि हम कि ये सेंटेंस इसमें चला गया, और फिर हम उसको आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि मैं टेंस को देखिए वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ जैसे आपको पढ़ाया जाता है अक्सर, तो इसलिए हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लग रही हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैं जड़ पे वार कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ कि भाई ये प्रेजेंट के पढ़ लीजिए, इंडेफिनिट हो गया, फिर ये कंटिन्यू हो गया, निगेटिव हो गया, और ये इंट्रोगेटिव हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो नाम का जो चक्कर है ना, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए। इससे क्या होगा, हमें ग्रामर भी समझ आएगी, हमें लिटरेचर भी समझ आएगा, स्पीकिंग भी समझ आएगी, हमको सब कुछ समझ में आएगा, और इंग्लिश क्या होगी, सिमट के छोटी हो जाएगी, दिमाग में उसको रखना आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, चीज़ों को छोटे रूप में ज़्यादा याद रखता है। ज़्यादा चीज़ें फैली होती हैं तो हम उलझ जाते हैं, हमारा दिमाग उससे इसको समझ नहीं पाता है। अब ये टेंस चार्ट है, ये कल भी समझाया था, कल थोड़ा सा बड़ा करके समझाया था, पूरे बोर्ड पे लिखा था। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा। अब ये फंडा आपको समझ में आ चुका है। तो इसके 4 रूल अगर मैं आपसे पूछूं तो तुरंत बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे इसके 4 रूल, और इसके 4 रूल पूछूं तो बना पाएंगे नहीं। देखिए बाकी के तो बना पाएंगे, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से ही दी हुई है, तो आसान होगा 4 रूल बनाना। इसमें डू डज आपको ध्यान रखना है, डू डज ध्यान रखना है। सर ये डू डज लिखा ही है, समझने वाले के लिए लिखा भी है। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू, और ये क्या लिखा है, डज, समझने वाले के लिए लिखा भी है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी कि डिड लिखा है, दिमाग जिसके पास है उसके लिए लिखा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी, ठीक है। वो तो मुझे ऐसे कहना पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन दिमाग वाले के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं इस वाले का, तो ले लीजिए। अब हम सेंटेंस पर गौर करेंगे। तो भैया जी काफ़ी जल्दी समझा दिया है, लेकिन इजी था क्योंकि कल इसको मैं एक बार समझा चुका था, तो मैंने सोचा आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको फटाफट ख़त्म कर देते हैं, और फिर हम इसको आराम से पढ़ते रहेंगे। अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे। तो भैया जी जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छी लग रही है। और अगर इतनी वीडियो आपने देख ली है, अभी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मतलब कि आपने वीडियो देखा, मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट वगैरह लगा दीजिए नीचे।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मुझसे। अपना नाम, अपनी क्लास जो भी है आपकी, कहाँ के हैं, वो सब व्हाट्सअप पे मुझे भेजिए। और अगर कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, डायरेक्ट कमेंट, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए। अब देखिए, अब मैं कोई भी बात बोलता हूँ, ठीक है, अब उस बात को हम दिमाग में दौड़ाएंगे कि वो इनमें से किस में चली गई, और फिर उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने ये कहा कि मैं सेंटेंस बनाऊंगा, मैं सेंटेंस बनाऊंगा। अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान में लाना है? सबसे पहले ध्यान में लाना है कि ये बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है, या फिर ये फ्यूचर की है। कि भाई मैं सेंटेंस बनाऊंगा, यानी कि अभी मैंने उसको बनाया नहीं है। तो बात कहाँ चली गई? फ्यूचर में चली गई, यहाँ चली गई। अब किस में चली गई? इन चारों में से पहचानो अब किस में चली गई। प्रेजेंट के ये चार होते हैं, चार तरह की बातें होती हैं। किस में चलेगी? कि भाई मैं सेंटेंस बनाऊंगा। यहाँ क्या चल रहा है? काम का पता चल रहा है, काम के बारे में पता चल रहा है, काम के बारे में जानकारी मिल रही है। तो वो किस में चला गया? इसमें आ गया। अब इसके भी चार तरीके हैं बोलने के, हाँ, ना, क्या और सवाल के रूप में। तो हम क्या कर रहे हैं? बात को सिर्फ कह रहे हैं। तो इसका कौन सा रूल लग गया? पहला वाला रूल लग गया, यही वाला, कि भाई मैं सेंटेंस बनाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, तो क्या है कि भाई मैं वाक्य बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्या है? देखिए, सब्जेक्ट, बनाने वाला कौन है? मैं, यानी कि आई। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो गई? विल। बनाने की लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस सेंटेंस हमारा बन गया। तो क्या बना कि भैया आई विल मेक, और क्या हो गया आपका? सेंटेंस। लीजिए, खत्म। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सेंटेंस जो भी आप बोलें, सबसे पहले ये पहचानिए कि वो किस वर्ब में चला, वो सॉरी कौन से टेंस में चला गया, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। फिर उसमें से किसका है, काम के बारे में पता चल रहा है, काम जारी है, या काम पूरे होने का एहसास हो रहा है, या एक समय बीत गया और काम अभी भी जारी है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ये किस में चला गया? प्रेजेंट में। पढ़ा रहा हूँ ना अभी भी, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आधा घंटा बीत गया और काम अभी भी क्या है? जारी है। तो काम बीतने, एक समय के बाद काम मतलब एक समय बीत जाता है और काम जारी होता है, तो वो किस में आता है? इस वाले कंडीशन में आता है। समझ रहे हैं? बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आधा घंटा बीत चुका है और उसके बाद मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो वो कौन सी कंडीशन है? ये चौथे नंबर की कंडीशन। ये काम का पता चलना, यहाँ काम का जारी होना, ये काम के पूरे होने का एहसास होना, और यहाँ काम एक समय के बाद अभी भी कंटिन्यू है, उसके बारे में पता चलना। तो मैंने यही बोला कि भाई मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा कि भाई मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मेरे को यहाँ से पता चल गया, देखो, पढ़ा रहा हूँ से पता चल गया प्रेजेंट में है, और आधा घंटा बीत गया, मतलब ये वाला आ गया। अब कौन पढ़ा रहा है? मैं। आई होता है बहुवचन, तो आई सब्जेक्ट हो गया। बहुवचन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैव बीन का, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। तो भैया आई, उसके बाद हैव बीन, और पढ़ाने की वर्ब की फर्स्ट में लगा देंगे आईएनजी। तो क्या सेंटेंस बनेगा आपका? कि भैया आई आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर ये आ गया आपका हैव बीन, ठीक है जी। फिर उसके बाद पढ़ाने की वर्ब की फर्स्ट में आ जाएगी आईएनजी। लो जी, बन गया आपका सेंटेंस, आई हैव बीन टीचिंग। अब ये आधे घंटे से जो पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फोर, तो 4.5 आवर। अब इसको यहाँ इधर लिख देते हैं, 4.5 आवर, इसको बोलते हैं आधे घंटे से, ठीक है। ये सिंपल फंडा है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो भैया आई हैव बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर होगा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, फॉर हाफ एन आवर, यानी कि मैं जो हूँ आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। लो जी, ये बन गया सेंटेंस। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया था, ये सेंटेंस मैंने बोला कि भाई चलो कुछ और ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि दीपक ने खाना नहीं खाया था, तो खाना नहीं खाया था, यहाँ आपको अब बात किस में चलेगी? सबसे पहले तो पास्ट में चली गई। अब पास्ट में चले होने के बाद क्या? काम पूरा होने का, मतलब काम पूरा नहीं हुआ था, पूरे होने का एहसास चला ना कि उसने खाना नहीं खाया था, तो काम पूरा होने के लिए क्या लगाते हैं? ये। अब इसका कौन सा है? दूसरे नंबर का है, यानी कि नोट वाला सेंटेंस है। दीपक ने खाना नहीं खाया था, तो भैया दीपक हैड के साथ क्या लगा देंगे? नोट, और खाने की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बात खत्म। तो हमने क्या लिखा कि भैया दीपक ने खाना नहीं
खाया था। तो क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट के रूप में दीपक, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया आपका हैड, और हैड के साथ चूंकि सेंटेंस निगेटिव है तो भैया नॉट, और खाना खाने की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म आपकी आ गई ईटन, और क्या नहीं खाया था, खाना, तो भैया ईटन फूड। तो भैया दीपक हैड नॉट ईटन फूड, यह हमको हो गया। तो भैया आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल इसी चीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगली कुछ वीडियोज़ में हम इस पे ही काम करने वाले हैं। मैं हर किसी चीज़ को ना अलग अलग ना पढ़ा के सब एक साथ चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आप एक सीरीज़ में नहीं चलेंगे, क्योंकि दिमाग तो कुछ भी सोचता है ना, तो कहीं से भी सेंटेंस पहचान में आना चाहिए। बस दिमाग में जैसे ही ये बात क्लिक होनी शुरू हो जाएगी तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब हम इसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी और अब हम डायरेक्ट सोचेंगे और सेंटेंस हमारा बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। देखिए, अगर दिमाग पर ध्यान नहीं देंगे तो रटोगे मतलब रूल्स रटने में लगे रह जाओगे और फिर कुछ भी याद आपको नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जिस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ में रहिए, मेरे साथ चलिए, लगातार वीडियोस देखिए। कुछ दिक्कत है एक बार वीडियो को फिर दोबारा से देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।